हेलो, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये वाली बुक का, है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं दो बुक्स हैं हमारे 12th में, तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का 4th चैप्टर इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, है ना, इस टॉपिक को समझ लेते हैं हम। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने गौर किया कि कैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस वी गॉट इंडल्ज इन सो मेनी थिंग्स, वी गॉट सो मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। हम लोगों के जो पूर्वज थे, उन्होंने उन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की, कोशिश की, तब जाके हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। और उसके बाद भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ, कुछ ना कुछ रूढ़िवादी सोच जो है वो उस वक्त थी और अनफॉर्चुनेटली अभी तक है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमने हर चीज़ देखा हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर क्लियर करवाऊँगी और ऐसा क्लियर करवाऊँगी कि आपको भी पॉलिटिकल साइंस से प्यार हो जाएगा, सच्ची, ठीक है? तो चलिए और ये साथ ही साथ मैं आपको ये बोलती चलूँ कि ये मेरा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका नोट्स मैंने खुद हैंड रिटन बनाया है, तो आपको इसे जो है समझने में ज़्यादा, है ना, आसानी होगी। तो आपको कहीं भी कोई पॉइंट्स नोट डाउन करना हो, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या ये वीडियो को जो है अपने सेव करके रख लें, डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है? तो इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, तो इस चैप्टर में दरअसल हम अब जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हमारा ओवरव्यू ये है कि अब तक हमने देखा इंडियाज़ का पास्ट और ये सारी चीज़ें। अब इंडिया जब एक बार इंडिपेंडेंट हो गया है, तो अब उसका जो रिलेशन है बाहरी देशों से, फॉरेनर कंट्रीज से, बाहरी मुल्कों से, वो कैसा है और वो हमारे देश पर कैसा यानी इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये हर सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब इसमें बहुत सारे देश आते हैं जिससे हमारा रिलेशन जो है ना, हमें उस पर हाईलाइट करना है, फोकस करना है कि हमें समझना है कि कौन सा कंट्री के साथ हमारा रिलेशन पास्ट में कैसा था और अभी कैसा है, और अभी के अनुसार सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आने वाले वक्त में, आने वाले समय में भी वो कैसा होगा और रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं मेरा एक फेवरेट कोट है ना, मैं आपको वो बता देना चाहती हूँ। देखिए, इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज नो परमानेंट फ्रेंडशिप, नो परमानेंट एनिमी, है ना। तो देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल रिलेशन। जहाँ किसी देश का या किसी का भी फायदा होता है, वो वहीं चली जाती है ना। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इस चैप्टर को कुछ अलग तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि सबका जो है ना समझाने का तरीका अलग होता है, तो उसी तरीके से मैं भी आपको कुछ अलग तरीके से समझाऊंगी, जिससे आपको पूरा जो है फंडामेंटल ऑफ दिस चैप्टर समझ आ जाएगा कि मूल चीज़ क्या है, मूल्य, है ना। तो देश आज़ाद होने के बाद डोमेस्टिक लेवल पर क्या क्या चैलेंजेस थे। डोमेस्टिक लेवल कहने का मतलब कि हमारे इंटरनल सर्कमस्टेंसेज, इंटरनल एनवायरनमेंट हमारे भारत का कैसा था जब हम आज़ादी पा चुके थे, जब हम आज़ाद हो चुके थे। तो मैंने अपने से कुछ सर्च करके, एक्सप्लोर करके बहुत सारी पॉइंट्स लिखे हैं। वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया है, तो सबसे बड़ी जो चुनौती ये थी कि हमारा जो देश है वो किस तरीके का होगा। किस तरीके का होगा कहने का मतलब कि वो क्या डेमोक्रेटिक होगा, क्या डिक्टेटरशिप होगा, क्या एरिस्टोक्रेसी होगी, या टोटलिटेरियनिज्म होगा, या मोनार्की होगा, या हायरार्की, पैट्रियार्कल, किस तरीके का होगा। सारी चीज़ें हमारी जो है ना मुझे हमें समझनी थी कि भाई कैसा होगा। तो ये था इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी का। उसके बाद भी उतनी ही प्रॉब्लम की बात ये थी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान बनाना था जिसके अनुसार हम अपने पूरे देश को लीड कर सकें, जिससे हमारे लोगों के बीच में जो है प्यार भाव रहे, है ना, ब्रदरहुड रहे। तो संविधान बनाना भी हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती थी। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, हमारे देश की इकोनॉमी कैसी हो गई थी जब हम आज़ाद थे। एक लेवल पे तुरंत ग्रो तो रैपिडली हम लोग स्पॉन्टेनियसली नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी ही हम लोग ब्रिटिशर के गुलामी से निकले थे, तो इस तरीके का है ना। तो हमारा इकोनॉमी उस वक्त कैसा था। इफेक्ट्स ऑफ पार्टीशन, अब एक बार बंटवारा हो गया तो चलिए ये अच्छी बात तो थी, मगर अगर हम हाईलाइट करें, डीप एंड डाउन जाएं, तो हम ये एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पार्टीशन मिल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर इसका इफेक्ट कितना बुरा हुआ या कितना अच्छा हुआ, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके बाद राइट्स डिफरेंसेस एमंग हिंदू एंड मुस्लिम मस्ट बी फोकस, है ना। तो आज भी आप देखिएगा, जैसे हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत सारी जो है झगड़े विवाद चलते रहते हैं, तो उस तरीके के उस वक्त भी हमारे पूर्वज के ख्याल में ये था कि उन चीज़ों पर जो है ना बहुत फोकस करना चाहिए, उन पर भी कुछ ना कुछ एक्शंस ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन होने चाहिए, जिससे सब ब्रदरहुड के मोटिव से अपने देश में सुखी रहे, है ना। उसके बाद डेवलपमेंट इंश्योर करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेवलपमेंट, हम उन्नति अपने देश की किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ, किस फील्ड में इंश्योर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अब हम लोग जानते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट पीपल related to different caste, religion, have performed different rituals. There are variety of people. Okay, there were no just one religion of people. So यहाँ पर बहुत सारी diversity है, तो उसमें भी unity लाना ये एक बहुत बड़ा challenge था हमारे ancestors का, who were making or drafting the constitution of our country India. उसके बाद
सबसे अच्छी पॉइंट ये है कि इक्वालिटी। अब इक्वालिटी जैसे कि हम अगर आपने अच्छे से आर्टिकल को याद किया हो या समझा हो, तो आर्टिकल 14 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहने का मतलब, अब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इसका मतलब ये नहीं कि उसके सामने या उसके पहले, नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ कि मैं कानून, है ना, सबके लिए बराबर है। इक्वालिटी आता है कानून के बराबर होने से, कानून जो बनेगा वो सबके लिए बराबर होगा। तो अभी ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। हो सके तो आप इसको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, है ना। उसके बाद मैं आपको अब समझाती चलूँ कि आप इस चैप्टर में इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आप मतलब कि इस चैप्टर में आप आखिरकार पढ़ेंगे क्या, और एक ओवरव्यू आपको जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप देखिए, आप बस पर चढ़ गए, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ है। कंडक्टर आपसे पूछेगा कि आपको जाना कहाँ है भैया, तो आप बोलेंगे कि जहाँ बस जा रही है वहाँ पर ले चलो। तो ऐसा थोड़ी होता है ना। तो आपको एक डेस्टिनेशन, एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन, ये चैप्टर 4 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो बेसिकली जो थीम ऑफ द चैप्टर क्या है कि ट्रायंगल के तौर पर वैसे 3 पॉइंट है, तो उस तरीके से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इसमें हम कोल्ड वॉर एरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पॉलिसीज़। तो अगर आप लोग कोल्ड वॉर मतलब नहीं जानते एरा इसका मतलब क्या होता है, कि और कुछ लोग जो डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हैं या पहले उन्होंने कोल्ड वॉर चैप्टर वाली या ऐसे कोल्ड वॉर की कोई भी वर्ड ही नहीं सुनी है, तो उनके लिए मैं यहीं पर बताती चलूँ। कोल्ड वॉर जो है यूएसए यूएसएसआर के बीच में हुई थी। इस वॉर में क्या होता है कि इस वॉर में कंट्रीज एक दूसरे पर डायरेक्ट हमला या अटैक नहीं करती हैं, बल्कि वो उसके रिलेटेड प्लेसेस, ज्योग्राफिकल प्लेसेस पर अटैक करती हैं और उनको शो करवाती हैं कि यस दे वेयर टू अटैक देम, दे वेयर इन स्टिल दे हैव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। तो वैसी सारी चीज़ें होती हैं। ये मैंने कुछ अपने से एक डायग्राम बनाया है, ये डोमेस्टिक चैलेंजेस पे। तो अभी जो मोटिव है इस चैप्टर को वो यही है कि हमारे पूरे एक्सटर्नल चैलेंजेस, जैसे कि मैंने चारों तरफ से है ना पूरा लगाया हुआ है इलेक्ट्रिक, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये देश है, इसके अंदर डोमेस्टिक चैलेंजेस चल रहे हैं और पूरा एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या क्या होने वाला है। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। होप आपको ये सारी वीडियो अभी समझ में आ रही होगी, है ना। तो अगर समझ आ रही होगी तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक, तो मुझे इससे समझ आएगा कि हाँ, आपको इतनी सारी बातें समझ आ गई हैं। और कहीं पर भी डाउट हो तो वो भी आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हम इंटरनल कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि हमारा जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम और हमारा इंटरनल प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आर कंट्री है ना, और हमारा जो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम, यानी कि बाहरी देशों के साथ हमारा क्या एक्सटर्नल प्रॉब्लम चला था, फिर हमारा अंदर का डोमेस्टिक या इंटरनल प्रॉब्लम क्या था। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स और इफेक्ट्स अपन वेरियस कंट्रीज, फिर इस तरफ लिखा है इंटरनल प्रॉब्लम्स या बेटर कॉल्ड इंडियाज प्रॉब्लम्स और कंसर्न, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या था उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पर कि वर्ल्ड विटनेस डिवास्टेटिंग वॉर एंड इश्यूज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड विटनेस्ड, पूरी दुनिया ने विटनेस किया है डिवास्टेटिंग वॉर। वो वॉर था कोल्ड वॉर, आफ्टर दैट फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीज़ें। तो पूरे वर्ल्ड ने इसको विटनेस किया था, इसके इफेक्ट को झेला था, इसके सर्कमस्टेंसेस से उन्हें जो गुजरना पड़ा था वो सारे वर्ल्ड ने फेस किया था, वो जो फेस था। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल बॉडी, उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई थी, डिवास्टेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फिर सारी चीज़ें, उसके बाद हमारा एक जो है इंटरनेशनल बॉडी बना था। तो वो है, आप लोगों ने मेनली ये जाना होगा कि इंटरनेशनल बॉडी का मतलब होता है कि हाँ, यूनाइटेड नेशन बना होगा, नहीं, ठीक है। सबसे पहले लीग ऑफ नेशन बना था, है ना। 1919 में सबसे पहले लीग ऑफ नेशन बना था। वो एज अ वर्ल्ड वाइड बना था, जिसमें हर कंट्री का इन्वॉल्वमेंट था, हर कंट्रीज के मोटिव्स को, सर्कमस्टेंसेस को, और जो वहाँ पर हालात चल रहे हैं उसको डिस्कस किए जाते थे, और उन पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर कंट्री के सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट आया करते थे और उस पर अपना ओपिनियन रखते थे। तो लीग ऑफ नेशन था, मगर अनफॉर्चुनेटली ये अच्छा साबित नहीं हो पाया, यानी इसका जो आउटकम था इट वाज़न्ट गुड, इट वाज़न्ट फ्रूटफुल, है ना। ये अच्छा नहीं हो पाया और कोई भी लाइक लड़ाई वगैरह को, जंग को, अटैक्स को नहीं रुकवा पाया था। तो उस तरीके से उसमें बदलाव लाए, चेंजेस लाए, है ना। उसके बाद बना यूनाइटेड नेशन, जिसे हम लोग आज बखूबी जानते हैं। उसके बाद न्यू स्टेट्स इमर्जेस। अब जैसा कि आप जानते हैं और पहले भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि यूएसएसआर, जो कि यूएसएसआर जो था ना, जो अभी जैसे रशिया जिसे कहते हैं, तो वो 15 कंट्रीज था, ठीक है। एक ही पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको, जुड़ा हुआ था, पूरा एक नेशन, 15 नेशंस थे। तो जब वर्ल्ड वार यानी कोल्ड वार खत्म हुआ, तो वो सारे स्टेट्स अलग हो गए और खुद एक नया स्टेट्स बन गया। उसके बाद प्रॉब्लम आया इन फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर टू द न्यूएस्ट नेशंस। अब जो नए नेशंस बड़े थे, जैसे कि उस टाइम बॉल्विया, जॉर्जिया, बाल्टिक कंट्रीज जितने हैं, नॉर्वे, ये सारी चीज़ें बनी थी। उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आया, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स जब वो स्टेट एक बार बन गए, तो उसमें अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा और वो कैसे रूल करेगी, उसका इफेक्ट कैसे लोगों पर पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम्स थी। कह सकते हैं कि ट्विन चैलेंजेस थे, ठीक है। ट्विन चैलेंजेस का क्या मतलब कि वेलफेयर था और डेमोक्रेसी। वेलफेयर को, लोगों के वेलफेयर के लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही थी और डेमोक्रेसी के लिए भी।
ये हमारे एक्सटर्नल चैलेंजेस जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड ने विटनेस किया था, पूरे वर्ल्ड ने विटनेस किया, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग इंटरनल प्रॉब्लम्स जो बेसिकली हम लोग इंडिया का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगी कि व्हेन एवर यू रीड एनीथिंग अबाउट लाइक रिलेटेड टू एनी कंट्री, तो उसका इफेक्ट हमारे भारत पर क्या पड़ा, उसका रोल हमारे कंट्री का क्या था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यू विल बी आस्क्ड or the questions will be given to you like if this this war is going on like Ukraine and USSR or better called Russia, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि what was the role of India, है ना। तो ये सारी चीज़ें हर एक चीज़ में इंडिया का पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ब्रिटिशर्स ने लेफ्ट इंटरनल डिस्प्यूट्स जैसे कि बॉर्डर डिस्प्यूट में। तो सारी चीज़ें हम लोग जाने कि इंडिया को जब एक बार आज़ादी मिली थी तो ऐसा नहीं था कि जब ब्रिटिशर के जाने के बाद पूरी तरीके से हमारा स्टेट जो है, कंट्री यानी डेवलपमेंट की ओर जाने लगा या उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि आफ्टर दी इंडिपेंडेंस देयर वेर सच प्रॉब्लम्स रेज्ड विच वाज सो मच डिफिकल्ट टू कंट्रोल और हैंडल, है ना। तो ब्रिटिशर बहुत चालाक थे, उन्होंने बहुत सारी जो पॉइंट्स है उन्हें जो है हाईलाइट करके चलेंगे। सबसे पहले कि बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना जो हमारा आदि चलता है, जैसे कि हमारी जो लड़ाई भी हुई थी चाइना के साथ वॉर में, है ना। तो उसमें फिर डिस्प्यूट्स हुआ अरुणाचल प्रदेश को लेकर कि चाइना क्लेम करता है कि ये उसकी जो है जोग्राफिकल एरिया है। और वे चाइना ही नहीं बल्कि लाइक पाकिस्तान, द ब्रिटिशर्स द मोस्ट इम्पैक्टफुल जो इम्पैक्ट हुआ हमारे क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस का, वो था इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया, है ना। फिर ये सारी चीज़ें नेपाल के साथ भी हमारे फिर ताल्लुक कुछ अच्छे नहीं रहे, भूटान के साथ भी। तो देयर वर वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स लेफ्ट बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। उसके बाद प्रेशर ऑफ पार्टीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो भारत था एकत्र था, है ना, एकत्रित था, पूरा जुड़ा हुआ था, कोई भी पार्टीशन, कोई भी बंटवारा, कोई भी अलग स्टेट नहीं बना हुआ था, बल्कि वो सब एक ही थे। तो प्रेशर ऑफ पार्टीशन ये हुआ कि इंडिया जो है पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया। फिर हमारा जो बाउंड्रीज को लेकर चाइना के साथ नेपाल भूटान, ये सारी चीज़ें को लेकर हमारी को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। क्योंकि अगर ऐसे हम उस वक्त भी नहीं खड़े होते तो हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है, पार्ट है कुछ हमारे देश का, वो भी हमसे छिन गया होता, है ना। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था हमारे बंटवारे के बाद। उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि क्या होता है कि पॉवर्टी हमारी गरीबी, एक तो हम गरीबी में जी ही रहे थे जब ब्रिटिशर हम पर हुकूमत कर रहे थे। आफ्टर ऑल वो हमें जो है कंप्रेस्ड करते थे, पूरे हमें डिप्रेस्ड यानी तरीके से ही आप रखते थे। आप समझ लीजिए ऐसा कि हमें कुछ भी जो है, हम लोग कुछ भी ज़्यादा अर्न कर ले तुरंत हमें टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। तो एक बारी में हम अगर ब्रिटिश हमें छोड़ के भी चले गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम तुरंत पॉवर्टी से जो है ना ऊपर उठ गए हैं, बल्कि विशियस साइकिल चल ही रहा था। हमें उस चीज़ वो इम्पैक्ट हमारे पर था। विशियस साइकिल कहने का मतलब कि वो चीज़ लगातार कंटिन्यूअस वही फॉर्म में वही लेवल में चलती रहती है। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स 9 में एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें एक टर्म था विशियस साइकिल, जो कि यही पॉइंट आउट करता था, है ना। तो अब हमारा टॉपिक है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है। अब तक हमने क्या जाना कि हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख दिया इंटरनल अफेयर्स का, हमारा कंट्री का एक्सटर्नल अफेयर्स बाहरी देशों के साथ कैसा था और क्या चीज़ें उस वक्त हो रही थी आफ्टर दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद हमारा ये टॉपिक है जी कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, है ना। ये जो नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी था इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आपको इस बुक में, हमारी जो 12th क्लास की ये बुक है पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें ये जो टॉपिक इसके अंदर ये दिया हुआ है कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिला है उसमें हम लोगों को जो है ना, हम लोग किसी से आइसोलेटेड नहीं है। यानी कि वो जब हमें आज़ादी मिल रही थी तो उस वक्त क्या था कि सभी लोग उस सरकमस्टेंसेस से गुजर रहे थे और उनके इफ़ेक्ट्स के शिकार भी हुए, ठीक है। और जिस वक्त हम अपनी आज़ादी लेने के लिए लड़ रहे थे तो उस वक्त हमारे भारत में तब तक दो चीज़ें जो आप बोल सकते हैं आइडियोलॉजीज़ प्रिवेल कर रही थी, लाइक कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म। इस दोनों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है। तो अगर आप लोगों में से कितने को पता है कॉलोनियलिज्म क्या है तो आप अपने वर्ड्स में डिफाइन करके कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल चेक ऑन दैट। तो अब मैं आपको बता दूं कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है ना, आसान भाषा में। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है कि जब कोई एक पावरफुल कंट्री एक कोई पुअर कंट्री या उतनी पावरफुल उससे नहीं है उस कंट्री पर आता है और उस कंट्री के अंदर आकर उन लोगों पर जो है ना हुकूमत करने लगता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रेड के लिए आए थे। उन्होंने छोटा छोटा अपना बिजनेस शुरू किया, है ना, शुरू करा। उसके बाद फिर से वो धीरे धीरे हमारे पे ही सिंहासन जो है ना करने लग गए। तो वो क्या थे कि वो दूसरे देश से आए थे हमारे देश में और हमारे देश में आकर हम ही को गुलाम बनाकर चले गए। ये होता है कॉलोनियलिज्म, अगर कोई बाहरी देश वाला हम पर आकर हुकूमत करे।
अब इम्पीरियलिज्म, है ना। अब इम्पीरियलिज्म में क्या होता है कि कोई पावरफुल कंट्री अलग देशों पर है ना एक्सटर्नली ही डोमिनेट करती है। कहने का क्या मतलब हुआ, रिच एंड पावरफुल कंट्रीज अदर कंट्रीज को डोमिनेट करती हैं। तो ये हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट के, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल जो आर्मी है हमारी अब अभी भी जो है वो उसकी शुरुआत सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाई थी। तो क्या हुआ ना कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे मन में, हमारे एंसेस्टर्स के मन में ये जो है ना चीज़ आई कि भाई हमें अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का जो है ना फॉर्मेशन कर दिया, गठन कर दिया। और उसके बाद से ही जो रिक्रूटमेंट्स वगैरह होने लगी, लोग भर्ती होने लगी, आर्मी बनने लगी हमारे देश में। धीरे धीरे वो है ना आर्मी एक फौज बन गई जो कि प्रोटेक्ट करने लगी हमारे देश को। लेवल पे तो उस वक्त उतनी ज़्यादा आर्मी नहीं थी जिस लेवल पर आज है, पर दैट वाज द टाइम, इट वाज हिस्टोरिकल। उसके बाद इन्फ्लुएंस्ड द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ मेनी अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज, है ना। तो कहने का मतलब हुआ जब हमें आज़ादी मिली थी या व्हेन वी वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, देन इट वाज इन्फ्लुएंसिंग आवर way of fighting to against Britishers influenced the other parts of the countries as well। जैसे कि एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी इनका जो है बोलबाला हुआ कि हाँ भाई इंडियन लोगों ने कैसे अपने फ्रीडम के लिए, हक के लिए लड़ा। उस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस इस पर भी आया और उन लोगों ने फिर एशियन अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है उन लोगों ने भी जिस जिस कंट्रीज़ ने उन पर कोलोनाइज करके वो थे तो उन लोगों ने भी फ्रीडम अपना पूरा ले लिया, छीन लिया उन लोगों से जो उस पर कोलोनाइज हो गए थे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अब तो हमारा इंटरनेशनल आर्मी बन गया है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। अब जो हमारा भारतीय का जो है ना बाहरी जो नीति जो भी कुछ बनेगा पॉलिसी, वो बहुत सारे नॉवल आइडियल से जो है ना इंस्पायर है। कहने का मतलब कि नेल्सन मंडेला के बहुत सारे कोट्स से जैसे हम लोग इंस्पायर है, अब गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्स है, चंद्र बोस के इंस्पायर्स है, भीमराव अंबेडकर से इंस्पायर्स। तो बहुत सारे ऐसे आइडियल से इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज से हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया है कि हाँ भाई हमारा जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, नीति बाहरी देशों के साथ कैसे बनने चाहिए और उसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है पॉइंटर्स होने चाहिए, सारी चीज़ें इंस्पायर्ड की गई है नॉवल आइडियल से। उसके बाद बात की जाए कि इंडियाज फ्रीडम बिगन विथ, है ना। तो हमारी जो देश की लड़ाई हमें जो है आज़ादी लेने के लिए ये शुरू हो गई थी तभी जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था। कोल्ड वॉर एरा में क्या हुआ कि अगर आप लोगों ने इससे जैसे कि पहले ही वाकिफ होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यूएसए और यूएसएसआर दो पावरफुल जो कंट्रीज हुआ करती थी, उन दोनों के बीच में जो है कोल्ड वॉर चल रहा था। इन कोल्ड वॉर क्या होता है, द कंट्रीज डू नॉट डायरेक्टली अटैक ऑन ईच अदर, इंस्टेड दे अटैक ऑन देयर रिलेटेड जोग्राफिकल एरियाज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसए को हमला करना होगा यूएसएसआर में तो वो लाइक उसके कुछ अदर पार्ट्स लाइक यूक्रेन पर हमला करेगी बट नॉट डायरेक्टली ऑन रशिया, दैट्स द कोल्ड वॉर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी कि कैसे जो हमारा पॉलिसी था नॉन अलाइनमेंट में, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको सारी चीज़ें समझा रखी हैं यहाँ पर। और वो फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ें भी ध्यान में रखी गई थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है ना हमें फ्रेंड बनाना है। तो अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की कॉमन क्राइटेरिया क्या होती है कि ताकि उनके साथ हम लोग अगर जो है अच्छे संबंध बनाएंगे लाइक यूएसए यूएसएसआर, है ना, तो हमसे हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकती हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों फोकस करते हैं पीस एंड डेवलपमेंट पर, है ना। दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक डिपेंडेंस और सिक्योरिटी डिपेंडेंस इन्फ्लुएंस रख करती है। जैसे कि व्हेन लाइक लेट सपोज की है ना ये यूएसए है देन इट्स इंडिया, तो इसकी जो हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो भी होगी, इनकी जो सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस होगी वो इन्फ्लुएंस करेगी हमारे कंट्रीज़ को भी। अब जल्दी जल्दी रिकैप कर लिया जाए तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि न्यू कंट्रीज़ इमर्ज हो रही थी जो कि एज अ कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, है ना। जब क्या क्यों हुआ, नए कंट्रीज़ कैसे आ रहे थे इमर्जिंग में, कैसे इमर्ज हो रहे थे, तो जब कॉलोनियलिज्म का अंत हुआ तो न्यू कंट्रीज़ अपने आप आ रहे थे, है ना। न्यू विथ ट्यून चैलेंजेस, हमारे पास दो ऐसे चैलेंजेस थे, एक तो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट दी लिगेसी, है ना। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उन्होंने एक लिगेसी छोड़ दी इन मेनी इंटरनल डिस्प्यूट्स, बहुत सारे इंटरनल डिस्प्यूट्स छोड़ गए। जैसे कि उसमें से क्या है कि पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर, टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। उसके बाद जब हमें आज़ादी मिल गई तो इसका एक तरीके से तो फ्रूटफुल था ही, हमें खुशी थी, पर दूसरी तरफ जो है ना एक प्रेशर बन गया था पार्टीशन का कि बंटवारा हो गया हमारे देशों का। तो अब हमें कैसे हमारा इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल सारी चीज़ें चलानी है। पॉवर्टी एलिवेशन, उसके बाद बहुत सारी गरीबी हो गई थी, उसे भी देखना था, ठीक है। इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशंस विद एन एम टू रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशन और सिक्योरिटी अचीव करना थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पीस। तो इंडिया ने फिर डिसाइड किया कि वो फॉरेन रिलेशंस जब भी किसी देश के साथ बनाएंगे तो वो उनके सॉवरेनिटी की और अपने भी देश की जो है रक्षा करेंगे। और जब वो सिक्योरिटी कैसे अचीव कर सकते हैं, वो पीस थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ द पीस। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो नेहरूज रोल इन फॉरेन पॉलिसी है।
इसमें हम पढ़ेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में या आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या रोल था। तो सबसे पहले नेहरू जी ने तो 3 चीज़ें पर है ना फ़ोकस करने की थी और इन पर विचार किया था। सबसे पहले नेहरू जी बहुत अच्छे प्ले अ वाइटल रोल बिकॉज़ उस टाइम के वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। 2 ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर थी, ठीक है? और वो एक्सरसाइज़ करते थे प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद उस हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर जो थे, फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो उन्हें सबसे पहले इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, फोकस किया कि कैसे ये बनना चाहिए और आफ्टर दैट ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा हमारे कंट्री को। आफ्टर दैट ही टॉक अबाउट 3 मेजर ऑब्जेक्ट। उस वक्त जब वो खुद एक प्राइम मिनिस्टर थे, एक फॉरेन मिनिस्टर, तो उनका 3 ऑब्जेक्ट था। सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये था कि टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सॉवरेनिटी। टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सॉवरेनिटी के कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने कितनी मुश्किल से अपने देश को एक तो आज़ाद करवाया, उसके बाद वहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के रिलीजन के, कास्ट के लोग रहते थे, उन्हें साथ में रखने के लिए बहुत सारी जो है ना कठिनाइयों का सामना किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को खोजा। तो ये जो चीज़ थी सॉवरेनिटी की और भी बहुत सारी चीज़ें, इन्हें हम अपने देश से में खोना नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले इन्होंने तो फोकस किया कि हमें प्रिजर्व करना है जैसे भी करके हमारे सॉवरेनिटी को। दूसरी चीज़ ये फोकस करते हैं प्रोटेक्ट इन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनका फोकस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रोटेक्शन पर नहीं रहता कि तो उस वक्त जैसे हमारा बंटवारा हो गया पाकिस्तान एंड इंडिया, तो उस वक्त जो हमारी ज़मीन तो गई ना भाई, हमारी पहली ज़मीन थी वो पाकिस्तान की, तो वो चली गई। उसके बाद 1962 में चाइना ने भी क्लेम करने लगा कि वो उसकी जो कुछ पार्ट्स, हमारे जो भारत की पार्ट है वो उसकी पार्ट है, वो ये क्लेम करने लगा। उसके बाद चाइना वर्सेस इंडिया वॉर भी हुई थी 1962 में, ठीक है ना? तो हमारे टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कोई बाहरी आक्रमण करके हमारे जो टेरिटरी है उसको कब्जा ना कर ले। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट जो कि उनका मेजर ऑब्जेक्टिव था, वो प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो जी, हमारा जो है देश आज़ाद हो गया है। अब ऐसे ही हम तो नहीं रह सकते ना, कि देश को चलाना भी पड़ता है, उसको उसमें डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, तभी लोगों की वो जो है ना उन्नति होगी, साथ ही साथ देश की भी उन्नति होगी। तो उनका थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि इकोनॉमिक पर, है ना, बहुत फोकस था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनवाई, साथ ही साथ में उन्होंने फोकस किया कि किस तरीके से, कहाँ से इनकम जनरेट लोगों के द्वारा किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है ना, एम्प्लॉयमेंट कितनी जो लोगों को दी जा सकती है, और कितने लोग अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एजुकेशन मिलने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी ओवरऑल हर एक चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो इनकी 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ये सारी थी। आप अपने एग्जाम में ना ट्रायंगल करके पहले ये तीनों जो है हेड पॉइंट्स लिख दीजिएगा, पूरे बुलेट पॉइंट्स। आफ्टर दैट यू कुड एक्सप्लेन दिस इन पैराग्राफ और पॉइंटर्स, ये डिपेंड करता है आप पर, बट ये ट्रायंगल करके दिस 3 पॉइंट्स विल गिव यू अ जस्ट इनक्रेडिबल मार्किंग, बिलीव मी। अब ये सारे हम लोगों ने 3 मेजर ऑब्जेक्टिव जो डिस्कस किए हैं, तो इसका ये कैसे अचीव करना चाहते थे? तो नेहरू जी अचीव करना चाहते थे ये थ्रू नाम के, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, बिना कोई लड़ाई झगड़े के, बल्कि शांति से, है ना, इसे अचीव करना चाहते थे। किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं करना चाहते थे। अब यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स आते हैं। क्रिटिक्स इसलिए आते हैं बिकॉज़ उस टाइम जो क्या था कि एक क्वेश्चन उठा था कि हमारे जो आइडियाज़ है, आइडियोलॉजीज़, हमें कुछ जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ से वेस्टर्न आइडियाज़ भी हमारे अपने कंट्रीज़ में ना लाना चाहिए, जिससे हमारे देश की उन्नति और अच्छे तरीके से हो सकती है, बिकॉज़ वेस्टर्नाइज्ड आइडियाज़ वेर मच मोर डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू आवर्स। तो इसमें कुछ लोगों को पसंद आया ये पॉइंट ऑफ व्यू, किसी को पसंद नहीं आया। तो जिनको पसंद नहीं आया वो अपने क्रिटिक्स देते हैं, उनकी जो अनफेवरेबल ओपिनियंस हैं ऑफ अप्रोच जो भी कह सकते हैं, वो कुछ यूँ है कि कुछ पार्टीज या ग्रुप क्लेम दैट वी शुड टिल्टेड टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्रीज। तो हमें हो जाना चाहिए टिल्टेड वेस्टर्न कंट्रीज के, हमारे उनके ओपिनियंस अपने कंट्रीज में लागू करने चाहिए, इंप्लीमेंट करने चाहिए, बिकॉज इट वुड बी मोर रियलिस्टिक। अब ये लोग जो बोल रहे थे कि येस वी शुड टेक और अप्लाई द वेस्टर्न आइडियाज़ इन आवर कंट्री, तो उन लोगों को रियलिस्टिक बोला गया, और जो लोग अपोज कर रहे थे उसको आइडियलिज्म और आइडियलिस्टिक बोला गया, है ना। आइडियलिस्टिक, रियलिस्टिक, दिस टू वर्ड्स यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर नोट्स, है ना, पेन कॉपी लेकर बैठिए। मगर ये जो नेहरू जी ये रियलिस्टिक नहीं थे, इनको तो था वही कि हिंदी चीनी भाई भाई, यूँ नहीं कहने का मतलब कि वो वेस्टर्नाइज उतना यूरोपियन कंट्रीज़ में लाइक उधर जाना ही नहीं चाहते थे। ही वॉज जस्ट मच मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। और ये लोग जो बोल रहे थे कि यस हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के आइडियाज़ को जो है ना अप्लाई करना चाहिए, क्यों वो लोग इसलिए बोल रहे थे, उसके पीछे का रीज़न भी था, क्योंकि यूएसए पहले प्रो डेमोक्रेसी था, और एक जो कंट्री डेमोक्रेटिक रह चुका है उससे हम लोग बहुत कुछ जो है ना सीख सकते हैं, और हमारा कंट्री तो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक है, दैट्स वाई दे वर सपोर्टिंग दैट वेस्टर्न आइडियाज़। अब हम इंटर रिलेशन की, जैसे कि मैंने अभी बात बताया कि रियलिस्टिक और आइडियलिज्म, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझा रखा है, इसे आप ज़रूर से अपने नोट पैड में उतारें, ठीक है ना। आइडियलिज्म क्या है, नेहरू जी थे आइडियलिस्टिक, और रियलिज्म की बात करें तो इनमें आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि रियलिस्टिक थे। अब मैं सबसे पहले आपको आइडियलिज्म और रियलिज्म
की डेफिनेशन बताना चाहूँगी और इसे अच्छे तरीके से आप समझें, ठीक है? तो आइडियलिज़्म उसे कहते हैं जिसकी ओपिनियन, है ना, प्रेज़ेंट टाइम में तो अच्छी हो मगर उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में ना हो। यानी उससे उसका जो रिलेशन है फ्यूचर से लेना-देना हो ही ना। वो जो डिसीज़न ली जा रही है वो सिर्फ़ एक आइडिया के तौर पे ली जा रही है जो कि सिर्फ़ प्रेज़ेंट में फ्रूटफुल होगा और बेनिफिशियल होगा। मगर उसका जो इम्पैक्ट है वो बाद में क्या है, क्या नहीं है उसका पता ही नहीं है कुछ। तो ये जो फ़ेज़ के लोग थे इसमें नेहरू जी इंक्लूडेड थे। अब रियलिज़्म की बात करें तो रियलिज़्म इज़ एन आइडियोलॉजी जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि प्रोज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे अगर कोई आइडिया लिया जाता है, कोई स्टेप्स ली जाती है, कोई पॉलिसीज़ बनाई जाती है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज़ फ्यूचर में क्या होगा, वो सारी चीज़ों पर भी फ़ोकस किया जाता है तो रियलिज़्म उसको बोलते हैं, जिसमें थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए वो बोल रहे थे कि वेस्टर्न जो है हमारा आइडियाज़ को जो भी है उनका ओपिनियन जो था कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उन्हें आगे जाके पता था कि अगर आगे जाके हमारे रिलेशन यूएस से अच्छे बिल्ड हुए हैं, तो चूँकि वो अच्छा और बहुत डेवलपमेंट वहाँ है और बहुत डेवलप्ड नेशन है, तो उससे हमारे देश को भी बहुत फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सोच रहे थे कि वो ऐसा करे अगर वेस्टर्नाइज़्ड ओपिनियन अपने हमारे डेमोक्रेटिक इंडिया में लाएँ तो अच्छी होगी बात, ठीक है? अब इंदिरा गांधी की एक फैक्ट है कि शी वाज़ द फर्स्ट वुमन टिल नाउ टू रिप्रेज़ेंट द यूनियन बजट, है ना? अब ये पहली महिला है जो आज तक यूनियन बजट को, है ना, क्या की थी, रिप्रेज़ेंट की थी। तो ये पहले इनके पीछे की कहानी सुनते हैं। जो पहले जो मोनार्जी देसाई और जो इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही लड़ाइयाँ चलती थी, लाइक नॉट पॉलिटिकली बेस्ड, पर अगर आप इंटरनली देखें तो। तो मोनार्जी देसाई ने रिज़ाइन कर दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज़ कर दिया था बैंक को, है ना? उसके बाद ही वो फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी। ही वाज़ नोबडी इन फेवर ऑफ दिस। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी ना, तो कोई भी उनके फेवर में नहीं था बिकॉज़ ऑल वेर सपोर्टिंग दी मोनार्जी देसाई। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, इंदिरा गांधी को पहले ना गूंगी गुड़िया के नाम से लाइक लोग पुकारते थे। अब जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे तो उनका थोड़ा-सा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि वो क्यों कर रहे थे या क्यों। जो लोग क्रिटिसाइज़ किए वो बोले कि डेमोक्रेसी अच्छे से चलाना ही नहीं है, इसलिए वेस्टर्न के साथ नहीं जुड़े, है ना? ऐसा बोला जा रहा था राजा गोपालचारी ने। आइडियलिज़्म को बोला जा रहा था, लाइक नेहरू को ये कमेंट ऐसा पास कर रहे थे। रिज़ाइन फ्रॉम कांग्रेस, है ना? जब नेहरू जी ने ये अडॉप्ट नहीं किया कि वेस्टर्नाइज़ अपने लाइक आइडियाज़ हमारे में अडॉप्ट नहीं किए, तो इन्होंने बोला कि इनको जो है ना अपने देश को डेवलपमेंट करना ही नहीं, उन्नति करना ही नहीं, इसलिए वो अच्छे-अच्छे आइडियाज़ जैसे कि वेस्टर्न के हैं वो ले ही नहीं रहे हैं। इसलिए राजा गोपालचारी ने रिज़ाइन कर दिया कांग्रेस से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम मॉडल पर डेवलपमेंट करना चाहिए एंड ही अपोज्ड कम्युनिज्म, है ना? इसलिए ही फॉर्म भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी बनाया। इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी बनाया। उसके बाद इंडियाज़ द टिल्टेशन टुवर्ड्स कम्युनिज्म अपोज्ड बाय दिस पार्टी एंड लीडर्स। ये पहली पार्टी थी जिन्होंने कम्युनिज्म का अपोज़ किया भारत में।